हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कशन करेंगे एवोगाड्रोस लॉ के बारे में। हम डिस्कशन कर चुके हैं बॉयल्स लॉ, हम डिस्कशन कर चुके हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ। ये तीनों में किस पैरामीटर के बारे में डिस्कशन हो रहा था? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अभी एक फोर्थ वेरिएबल आ रहा है, पैरामीटर आ रहा है, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। तो एवोगाड्रोस लॉ में किस पैरामीटर के अंदर जो किस पैरामीटर के बीच में रिलेशनशिप होता है? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर सिमिलर होना चाहिए। कंडीशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules or moles in them। तो इसको समझने के लिए 3 डिफरेंट गैसेस ले लेंगे इक्वल सेट्स ऑफ कंडीशन में। सोचो कि ये अगर एक बैलून है, ये भी एक बलून है, ये भी फिर एक बलून है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा दिखता है क्योंकि हमको वॉल्यूम हर एक गैस में इक्वल रखना है, तो फिर भी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो वैसा एक 3 वॉल्यूम है, इसमें है हाइड्रोजन, इसमें है नियन और इसमें है मीथेन। 3 डिफरेंट गैसेस है। इधर भी टेम्परेचर 1 atm है, सॉरी इधर भी प्रेशर 1 atm है, इधर भी प्रेशर 1 atm है, तो इधर भी प्रेशर 1 atm है। इधर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वल सेट्स ऑफ कंडीशंस where the temperature and pressure are similar। ठीक है, तो फिर ये जो इक्वल सेट्स ऑफ कंडीशन में अगर वॉल्यूम 3 गैसेस का समान होता है तो उसमें ये जो बैलून में होने वाला हाइड्रोजन हो या फिर नियन हो या फिर मीथेन हो, हर एक गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स भी समान होगा। तो फिर ये कंडीशन में अगर हाइड्रोजन में 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसमें है, तो डेफिनेटली इसमें ये कंडीशन में नियन भी वही 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ नियन एटम्स एंड वही 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो फिर हम ये देख रहे हैं इक्वल सेट्स ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर के अंडर अगर जितने भी गैस रहेंगे उन सबों का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उनमें से होने वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स भी इक्वल ही होगा। इधर जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उतना नियन एटम उतना मीथेन मॉलिक्यूल्स। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एवोगाड्रोस लॉ। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? तो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं
V directly proportional to N implies V1 by N1 is equal to V2 by N2 under similar temperature and pressure। हम दिख रहे थे ना, जब तक वॉल्यूम कांस्टेंट था तब तक नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स भी समान हो रहा था, जो एग्जांपल लिए थे हीलियम एंड हाइड्रोजन एंड मीथेन का। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा, लेकिन प्रोवाइडेड ये टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये अवोगाड्रोस लॉ के बाद अब आएंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन। किधर आएंगे? कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन में क्या है? तीन गैस लॉ को हम कंबाइन करेंगे। कौन सा? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, ये तीनों लॉ को कंबाइन करना है। और फिर बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ में, अवोगाड्रोस लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सो इन तीनों को कंबाइन कर लें तो क्या मिलता है? जैसे कि हमको पता है, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर x also directly proportional to z, then x also directly proportional to yz। सेपरेटली, इंडिविजुअली अगर x y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर z को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x भी y और z का प्रोडक्ट को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैथमेटिकली। तो सिमिलरली ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये देगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt by p, n into t into 1 by p, x direction y into z, v direction to n into t into 1 by p, so nt by p। अगर इसको इस इक्वेशन बनाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो है k, लेकिन हम इधर k लिखते नहीं हैं, हम लिखते हैं r, सो rnt by p। और सिंपली हम लिखते हैं, अगर ये p को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा PV is equal to nRT। so it's a very important generalization of gaseous state and very important equation। why? क्योंकि ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, इसमें दो वेरिएबल के बात बोल रहे हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल। सो दो वेरिएबल्स को छोड़ के और जो है वो कांस्टेंट होते हैं। लेकिन इधर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है एंड टेम्परेचर है। कितने सारे वेरिएबल्स का इक्वेशन है ये, जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। फिर ये जो R है यूनिवर्सल गैस, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं R को? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, बोलते हैं इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, सो ये जो इक्वेशन है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। फिर ये इक्वेशन से ज्यादा भी हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे? हम आगे जाएंगे फिर, लेकिन इससे पहले ये जो R का वैल्यू क्या क्या होता है उससे इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो R है इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? तो डिटरमिन करेंगे उधर से, R इज इक्वल टू PV बाई NT। अलग ये जो प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, नंबर ऑफ n तो मोल ही आएगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, लेकिन ये जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का यूनिट डिफरेंट डाल के, डिफरेंट वेज में डाल के हम R का वैल्यू डिफरेंट पा सकते हैं। एंड ये जो R का वैल्यू किस वैल्यू को पुट करना है, वो न्यूमेरिकल का हिसाब से होता है। अगर न्यूमेरिकल्स में हमको पूछता है कुछ लीटर है, कुछ प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, टेम्परेचर केल्विन में है,
तो उधर R का वैल्यू आएगा, R होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक्चुअली ये जो वैल्यू है मोस्ट ऑफ द टाइम गैसियस स्टेट में ये वैल्यू पुट होने वाला है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ये ही वैल्यू पुट होगा, लेकिन मोर जनरली दिस वैल्यू इज पुट। ओके, सो फिर अदर्स वैल्यू क्या है? अदर वैल्यू होते हैं जैसे कि थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन कैलकुलेट होता है। वर्क डन में वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल का यूनिट होता है। उधर आर का वैल्यू पुट होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक, तो फिर क्या करेंगे? ये एक वैल्यू है, और क्या क्या वैल्यू है? 1.987 कैलोरी पर डिग्री और पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ऐसे ढेर सारे डेफिनेशन है। जैसे ये सारे वैल्यू में जनरली ये वैल्यू फिर ये वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये आर का वैल्यू आर का वैल्यू डिटरमिन होने के बाद अभी हम चलेंगे कैसे ये इक्वेशन को डेवलप किया जा सके। ठीक है, अब जो PV इज इक्वल टू nRT है, इसको कैसे डेवलप करें। ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग डेवलपमेंट होगा। एक इस तरफ क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ मोल है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हम लिखेंगे PV इक्वल टू गिवन मास। अगर गिवन मास को W स्मॉल w हम लिखें, और फिर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास को स्मॉल m लिखें, सो PV इक्वल टू W बाई m यानी nRT। तो ये हो गया। ठीक है, PV इक्वल टू W बाई m RT। सो अभी क्या करेंगे, m इधर ले जाएंगे, सो PM इज इक्वल टू W बाई V RT। सो मास बाई वॉल्यूम यानी डेंसिटी, सो इट विल गिव यू PM इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू RT। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करना हो तो होगा डेंसिटी ऑफ गैस इनटू R इनटू T बाई T, m इज इक्वल टू DRT बाई P। एक अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है, m इज इक्वल टू DRT बाई P। ठीक है, और फिर अभी ये जो इक्वेशन में अगर मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करना हो तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन से लिखेंगे m इज इक्वल टू WRT, P इधर आ जाएगा WRT बाई PV। ये भी एक अलग सा इक्वेशन है, WRT बाई PV। ये एक तरफ का डेवलपमेंट है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कैसे होगा, इस तरफ कि n इंटू R हम बोल रहे हैं फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस। अगर मास ऑफ गैस कंस्टेंट है तो इसका मोल भी कंस्टेंट होगा। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास हर एक गैस के लिए मॉलिक्यूलर मास कंस्टेंट है, तो ये कंस्टेंट अगर गिवन मास भी कंस्टेंट हो गया, कंस्टेंट बाय कंस्टेंट गिविंग राइट्स टू अनदर कंस्टेंट, सो नंबर ऑफ मोल्स भी कंस्टेंट होगा अगर गिवन मास भी कंस्टेंट आएगा। सो अगर ये कांस्टेंट है, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू KT और K इक्वल टू N इंटू R। ठीक है, तो अगर ये T को इधर डिवाइड कर लें तो PV बाई T इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमेशा प्रेशर और इसी समय होने वाला वॉल्यूम और कौन सा टेम्परेचर में वो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, P एंड V बाई T, हमेशा ये तीनों का जो वैल्यू PV बाई T कांस्टेंट रहता है। करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को लेके P एंड V का प्रोडक्ट बाई T, इसका मतलब P1 V1 बाई T1 जितना होगा P2 V2 बाई T2 V इतना आएगा।
तो हम लिखेंगे P1 V1 by T1 will be equal to P2 V2 by T2. Actually, that was being called as ideal gas equation. This is really called combined gas equation. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन कब यूजफुल होता है, क्यों ये इक्वेशन का जरूरत है हमको? इसलिए जरूरत है अगर एक गैस का वॉल्यूम जो V1 है वो T1 और P1 प्रेशर में है, ये एक न्यूमेरिकल्स ऐसा हो सकता है, द वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस मतलब n कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस एट 300 केल्विन मतलब ये हो गया T1 एंड 2 atm प्रेशर मतलब हो गया P1 is 300 ml. क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस at 300 Kelvin and 2 atm pressure is 300 ml. मतलब ये टेम्परेचर ये प्रेशर में गैस का वॉल्यूम है 300 ml. अगर ये टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है T2, ये प्रेशर बढ़ के हो जाता है V2, तो V2 कितना होगा, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के लिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन यूज होता है. जब मोल कंसेप्ट पढ़ोगे तब मतलब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन का जरूरत आएगा. ठीक है, okay, so it's about your the combined gas equation, determination of molecular mass and ideal gas equation. And ideal gas equation के बारे में बहुत सारे डिस्कशन बाकी है. हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे कैसे रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस में डिफरेंस आता है, डिफरेंस होता है. और अब हम दिखेंगे एक न्यूमेरिकल्स.